नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडीज़ में। आज हम लोग ज्योग्राफी 9th क्लास बिहार बुक के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का अध्ययन किया था और आगे का अध्ययन हम पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग आज इसका अध्ययन शुरू करेंगे। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि सागरों से टकराती लहरें और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। यानी समुद्र के तटीय मैदान है, इसका जो निर्माण है वो सागरों द्वारा टकराती लहरें और नदियों पठारों से निकलने वाली नदियों के अवसाद यानी आने वाली मिट्टी के जमाव से हुआ है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। यानी जो हिमालय की पर्वत है जो दक्षिण में मुड़ जाती है, उसी का कुछ अवशेष समुद्र में डूब गया था और डूबने के बाद जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है वही निमज्जित उच्च पर्वतीय भाग है, जहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। यानी लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये समुद्र में डूबे जानवरों के मरने के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। यानी जैसे जो समुद्र में जलीय जीव होते हैं, उनके मरने के बाद उनके अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारत का संपूर्ण का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसका 11% आपको प्लस 18% आपको पर्वतीय देखने को मिलता है, प्लस 18 यानी 29%। इसके अलावा बाकी जो हिस्सा है वो आपका पठारी क्षेत्र बचता है जो 28% है, और बाकी जो आपका हिस्सा बचता है 43% जो मैदानी क्षेत्र है। यानी हमारी भारत की जो संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपको मैदानी क्षेत्र दिखता है। उसके बाद आपको 29% पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद फिर आपको 28% पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है, और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। यहाँ बताया गया है कि हमारे भारत के उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय भाग है, उसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 1200 से लेकर 6000 मीटर तक है। जबकि कुछ ऐसे शिखर हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक है, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित है। और इनमें अधिकतर चोटियाँ वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपण होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इसमें कश्मीर में डल एवं बुलर झील अवशेष के रूप में इसके प्रमाण हैं। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गार्ज बना पाई जाती है, जिसमें कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस भूभाग के दक्षिणी शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाता है और दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूरब की ओर चली जाती है।
यहाँ बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है, ये हमारा जो भारत देश है, इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो आपको हिमालय देखने को मिलता है, ये उत्तर में इस तरीके से चाप बनाते हुए उत्तर पूरब जाते हुए दक्षिण में मुड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जहाँ ये पटकोई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती हैं। हिमालय क्षेत्र में आपको कई सारी हिमालय नदियाँ मिलती हैं, जैसे आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बिकाऊ, खतुरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से लोजीला और बुर्जिला, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लालचा और सिपकिला, उत्तरांचल में थागला तथा सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रा प्रमुख है। यहाँ पर दर्रों की बात की गई है। दर्रे वो प्राकृतिक रास्ते होते हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच अपने आप बनते हैं, जिसके माध्यम से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच आवागमन होता है। ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए रास्ते होते हैं, जिसे हम दर्रे कहते हैं। उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है और गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है, इसके जो उत्तर में विशाल आपको हिमालय देखने को मिलते हैं, यानी पर्वत देखने को मिलते हैं। इसके ठीक नीचे आपको, इसके दक्षिण में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, जो इन पहाड़ों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित हुआ है, जिसे हम लोग मैदान कहते हैं। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। यहाँ बताया गया है कि जो अरावली पर्वत है, वो दो नदी क्षेत्र, जो दो नदी द्रोणियों के बीच एक जल विभाजक का काम करता है, यानी इन दोनों को बांटने का काम करता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये अरावली पर्वत है जो आपका राजस्थान में है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत भारत का माना जाता है। इसके पश्चिम में आपको कुछ नदियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी। ये नदियां इस रेखा के पश्चिम में बहती हैं और इसके दक्षिण में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और इसकी कुछ सहायक नदियां आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अरावली पर्वत जो है, दो नदी द्रोणियों को अलग करने का काम करती है, यानी इन दोनों को बांटने का काम करती है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर, पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। यहाँ बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है, इसके उत्तर में आपको विशाल पर्वत देखने को मिलते हैं। इसके दक्षिण में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है
यहाँ पर आपको मैदान देखने को मिलता है और इसके ठीक दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पठारी क्षेत्र है। ये आपको दक्षिण में पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको कई सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जिसकी औसतन ऊंचाई जो है 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों में संकीर्ण कछरी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का अर्थ यहाँ बताया गया है कि वैसी घाटी जो धसी हुई होती है, यानी हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में समझा था कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं और बीच में जो धरती है वो विपरीत दिशा में खिंचती है, जिसके कारण जो धरती है वो नीचे धंस जाती है। इसी से आपको भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। एक गड्ढा सा बन जाता है जिसके बीचों बीच से नदियाँ होके बहती हैं। इसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा और तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होके गुजरती है। इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पश्चिमी घाट पर जो पर्वत है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं। यहाँ बताया है कि हमारा जो भारत है ये हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है और ये हमारा पूर्वी घाट कहलाता है। तो इस पूर्वी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सह्याद्री की पहाड़ियाँ। सह्याद्री की पहाड़ियाँ। इसके अलावा हमारे भारत देश में जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नदियाँ बहती दिखती हैं, जिसमें आपका जो नाम है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ के बहाव से ये जो क्षेत्र है पूर्वी घाट कटा छटा है। और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलई, पालकोंडा, वेलुकोंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पलनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उजमन से बना है। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो दक्षिण का पठार है, यानी भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वो दक्षिण में जाते जाते संकीर्ण यानी पतला होता जाता है और इसका जो उत्तरी भाग है, जो ऊपरी भाग है, वो थोड़ा चौड़ा और समतल है।
उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले दिख मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी सरल एवं लहरदार है, किंतु दूरी और इसका ढाल अधिक खड़ा होता है। इसकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है इसके जो पश्चिम में रेगिस्तान वाला क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम राजस्थान कहते हैं। यहाँ पर आपको थार मरुस्थल देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।